आमतौर पे ना जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर। हाँ, और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है। एक सीधा ब्लैक एंड व्हाइट कंक्लूजन। और वो जो स्पष्टता होती है ना, वो हमें एक सुकून देती है। हमें पसंद है कि समस्या साफ दिखे और उसका इलाज भी तय हो जाए। लेकिन यार, जब हम भारत की एग्जामिनेशन और एजुकेशन सिस्टम की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सही बात है, बिल्कुल एक धुंधली तस्वीर दिखती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस है 2026 का बहुचर्चित नीट यूजी पेपर लीक। एक ऐसा मामला जिसने 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य पर ब्रेक लगा दिया है। 22 लाख, ये नंबर ही अपने आप में डरावना है ना। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पेपर कैसे लीक हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुए 150 पेज के पीडीएफ ने इतने बड़े एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय माफिया की पोल खोल दी। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने बहुत सारे सोर्सेज को खंगाला है। जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक की जांच रिपोर्ट्स देखी, बार एंड बेंच से लीगल याचिकाओं की डिटेल्स निकाली। हाँ, और साथ ही इंडिया टुडे और अभी और न्यू के जो एनालिटिकल वीडियोस हैं उनके फैक्ट्स को भी एक साथ जोड़ा है, ताकि हम समझ सकें कि कैसे बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी उथल पुथल का उन छात्रों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है जिन्हें अब दोबारा इस भट्टी में झोंका जा रहा है। एग्जैक्टली। तो चलिए इस क्राइम थ्रिलर के पहले सीन से शुरू करते हैं। इस पूरे हंगामे की चिंगारी कहाँ से उठी, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम को एक छोटे से व्हाट्सएप मैसेज ने घुटनों पर कैसे ला दिया। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर से। अच्छा। हाँ, 3 मई यानी परीक्षा वाले दिन की शाम करीब 6 बजे सीकर के एक कोचिंग टीचर के फोन पर एक 150 पेज का गेस्ट पेपर आता है। 150 पेज का? शुरुआत में तो उन्हें लगा होगा कि ये आम दिनों की तरह कोई फर्जी फॉरवर्ड है। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने अपने एक सीनियर कलीग के साथ मिलकर असली परीक्षा के पेपर से इसका मिलान किया तो उनके होश उड़ गए। बाप रे। मैंने पढ़ा कि उस गेस्ट पेपर के कुल 135 प्रश्न असली पेपर से हूबहू मिल रहे थे। हाँ, एकदम सेम टू सेम। 90 बायोलॉजी के और 45 केमिस्ट्री के सवाल। एक एक शब्द, यहाँ तक कि ऑप्शंस का सीक्वेंस भी नहीं बदला था। यही वो मोमेंट था ना जब उस टीचर को समझ आ गया कि ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच है। सही कहा। और इन्वेस्टिगेशन से जो रूट मैप सामने आया है वो बहुत हैरान करने वाला है। ये पेपर हरियाणा के गुरुग्राम से शुरू हुआ, जहां एक डॉक्टर मिडलमैन का काम कर रहा था। अच्छा, गुरुग्राम से? हाँ, और वहां से ये पेपर चूरू के एक छात्र तक पहुंचा। दिलचस्प बात यह है कि वो छात्र केरल में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और उसी छात्र ने 2 मई की रात को इसे सीकर में अपने पिता को व्हाट्सएप पर भेज दिया। एक मिनट। तो ये पूरा नेटवर्क गुरुग्राम से केरला और फिर वापस राजस्थान तक फैला हुआ था। ये कोई छोटी मोटी चोरी तो बिल्कुल नहीं लग रही। ये तो पूरा एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी का मॉडल है। करोड़ों की इकोनॉमी है ये। इस लीक हुए पेपर को 10 से 15 लाख रुपए के बेस प्राइस पर बेचा जा रहा था। 15 लाख? हाँ, और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कुछ डेस्परेट पेरेंट्स ने इसके लिए 28 लाख रुपए तक चुकाए हैं। ये एक ओपन मार्केट बन चुका था। बाप रे, 28 लाख! लेकिन यहाँ सीकर के उस टीचर की हिम्मत की दाद देनी होगी। बिल्कुल देनी होगी। 7 मई की रात को बिना किसी डर के उन्होंने सारे सबूत नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, होम मिनिस्ट्री और सीबीआई को ईमेल कर दिए। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। ये तो एक डिजिटल जंगल की आग की तरह एक पीडीएफ फाइल बनी और व्हाट्सएप के इनक्रिप्टेड नेटवर्क के जरिए रातों रात पूरे देश में फैल गई। लेकिन मेरा दिमाग एक बहुत ही बेसिक सवाल पर अटक रहा है। पूछे। अगर सीकर का एक आम टीचर एक छोटे से कमरे में बैठकर कुछ ही घंटों में ये पकड़ सकता है कि पेपर लीक हुआ है, तो एनटीए जैसी इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी जिसका बजट करोड़ों में है, उनका अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क इसे एग्जाम से पहले क्यों नहीं पकड़ पाया? बहुत ही वैलिड सवाल है और इसका जवाब बाहर के किसी हैकर या क्रिमिनल नेटवर्क में नहीं, बल्कि खुद एनटीए के अंदर छिपा हुआ था। अच्छा। हाँ, शायद इसीलिए जब राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो उन्हें समझ आ गया कि ये उनके दायरे से बाहर की चीज है।
मामला सीधे सीबीआई को हैंडओवर करना पड़ा। और सीबीआई की एंट्री के बाद तो जैसे इस केस का पूरा डायनामिक्स ही बदल गया ना। मैंने पढ़ा कि उन्होंने देश भर में 14 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की और ढेरों डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। बिल्कुल। और जो अरेस्ट हुए हैं उनका पैटर्न देखिए। शुरुआत में 5 लोग पकड़े गए, जिनमें नासिक का शुभम खैरनार और वो गुरुग्राम वाला मिडलमैन शामिल था। लेकिन इस केस में असली भूचाल तब आया जब सीबीआई ने महाराष्ट्र में रेड की। अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही मोड़ दिया। रुख मोड़ दिया मतलब ये लोग क्या सिर्फ आम दलाल नहीं थे जो व्हाट्सएप पर पीडीएफ बेच रहे थे? नहीं, ये उससे कहीं ऊपर की कड़ी थे। दिल्ली की अदालत में सीबीआई ने जो खुलासा किया वो इस पूरे एपिसोड का सबसे डार्क हिस्सा है। क्या बताया उन्होंने कोर्ट में? सीबीआई ने बताया कि आरोपी शुभम खैरनार को ये पेपर पुणे के उस व्यक्ति से मिला था जिसका सीधा और डायरेक्ट कनेक्शन एक एनटीए सोर्स से था। रुकिए, एनटीए सोर्स मतलब ये कोई हैकर नहीं था जो किसी सर्वर रूम में सेंध लगा रहा था? नहीं। और ये कोई प्रिंटिंग प्रेस के बाहर से चुराया गया पेपर भी नहीं था? एजेंसी के अंदर बैठा कोई अधिकारी या कर्मचारी ही इसे बेच रहा था। एग्जैक्टली। और इसीलिए एनटीए अपना खुद का लीक डिटेक्ट नहीं कर पाई। जब सिस्टम को मॉनिटर करने वाला इंसान ही सिस्टम को बेच रहा हो तो कौन सा अलार्म बजेगा? सही बात है। हम अक्सर बाहरी खतरों से बचने के लिए बड़ी बड़ी फायरवॉल्स और सिक्योरिटी गार्ड्स लगाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ तो घर का भेदी ही लंका ढा रहा था। ये बहुत ही खौफनाक है। जरा सोचिए, एक 18 साल का बच्चा दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। वो इसी भरोसे के साथ एग्जाम सेंटर जाता है कि प्रोसेस फेयर है। लेकिन जब उसे पता चले कि पेपर तो सिस्टम के अंदर से ही नीलाम हो रहा है तो उसका भरोसा कैसे बचेगा? भरोसा तो बहुत पहले ही टूटना शुरू हो गया था। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ये इंटरनल लीक अचानक हुई कोई दुर्घटना नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा क्रैश था जिसका अलार्म महीनों से बज रहा था। आप उन कमेटी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना? मैंने सोर्सेज में देखा कि अक्टूबर 2024 में पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर राधाकृष्णन की एक हाई लेवल कमेटी ने सरकार को कुछ बहुत ही क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड सुझाव दिए थे। बिल्कुल। उस कमेटी ने साफ कहा था कि पेपर ट्रांसपोर्टेशन सबसे कमजोर कड़ी है। उन्होंने सुझाव दिया कि पेपर्स परीक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट होने चाहिए और अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट करना ही पड़े तो हर बॉक्स को जियो टैग किया जाना चाहिए। साथ ही दागी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही थी। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज समझाइए, जियो टैग करने से कोई पेपर लीक कैसे रुक जाएगा? मतलब अगर मैं एक चोर हूं तो मैं जीपीएस ट्रैकर लगे बॉक्स को भी तो हथौड़े से खोल ही सकती हूँ ना? यही तो कैच है। जियो टैगिंग सिर्फ एक जीपीएस लोकेशन नहीं है, ये एक डिजिटल पैडलॉक मतलब एक डिजिटल ताला होता है। अच्छा, कैसे काम करता है ये? मान लीजिए एक ट्रंक में पेपर्स हैं। उस ट्रंक का ताला तब तक खुलेगा ही नहीं जब तक कि जीपीएस ये कंफर्म ना कर दे कि वो ट्रंक एग्जैक्टली उसी स्कूल या एग्जाम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ चुका है। अरे वाह। हाँ, अगर आप उसे रास्ते में किसी होटल या गोदाम में खोलने की कोशिश करेंगे तो वो लॉक नहीं खुलेगा और सीधा हेडक्वार्टर में एक अलर्ट चला जाएगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन था। तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सिस्टम में बदलाव का कोई इरादा ही नहीं था। दिसंबर 2025 में यानी परीक्षा से कुछ ही महीने पहले एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने रिव्यू किया। और क्या मिला उन्हें? उन्होंने पाया कि डॉक्टर राधाकृष्णन की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। और ब्लैकलिस्टिंग वाला मामला तो और भी मजेदार था। मजेदार कैसे? मजेदार उन माफियाओं के लिए जो कंपनियां एक राज्य में ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, उन्होंने बस अपना नाम और रजिस्ट्रेशन बदला और दूसरे राज्य में जाकर फिर से टेंडर ले लिया। सीरियसली? हाँ, जो कंपनी मध्य प्रदेश में बैन हुई वो राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी। जो महाराष्ट्र में ब्लैकलिस्ट हुई वो केरल पहुंच गई और पार्लियामेंट्री कमेटी के चिल्लाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में आग लगने का सायरन बज रहा है, धुआं उठ रहा है और सिस्टम आराम से सोफे पर बैठ के टीवी देख रहा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जब पूरा घर जल गया तो बाहर आकर कह रहे हैं कि अरे ये कैसे हो गया? ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं लगता मुझे। जब आपके पास देश के टॉप साइंटिस्ट्स का रोड मैप हो और फिर भी आप कुछ ना करें तो क्या ये पॉलिटिकल विल मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरी तरह से विफलता नहीं है? देखिए, जब समाधान सामने हो और फिर भी उस पर अमल ना हो तो उसे सिर्फ लापरवाही नहीं कहा जा सकता। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है जहां जवाबदेही तय करने से बचा गया। और इस सिस्टम के सोने की कीमत कौन चुका रहा है? वही 22 लाख स्टूडेंट्स। और ये हिस्सा मुझे पर्सनली बहुत परेशान करता है। हाँ, मुझे भी। जब सिस्टम की खामियों और कमेटी रिपोर्ट्स की बात होती है ना
तो हम असली इंसानों को भूल जाते हैं। 12 मई 2026 को एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब नया री एग्जाम 21 जून 2026 को दोपहर 2 से 5:15 बजे के बीच होना है। कहा गया है कि नए एडमिट कार्ड्स आएंगे और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जैसे फीस ना लेना कोई बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन हो। वही तो। अभी और न्यू के वीडियो एनालिसिस में मेंटल हेल्थ और कोचिंग माफिया के प्रेशर पर बहुत गहरी बात की गई है। उन 22 लाख छात्रों की साइकोलॉजी को समझिए। वही मैं सोच रही हूँ, जरा उस स्टूडेंट के नजरिए से देखिए जिसने 3 मई को एग्जाम दिया। उसने सोचा होगा कि चलो पिछले 2 साल का स्ट्रेस खत्म हुआ, अब मैं फाइनली चैन की नींद सो पाऊंगी। बिल्कुल। और अचानक उसे पता चलता है कि सब जीरो हो गया है। उसे महज 40 दिनों के अंदर वापस उसी प्रेशर कुकर में धकेल दिया गया है। और ये प्रेशर कुकर आम नहीं है। कोचिंग सेंटर्स का जो इकोसिस्टम बन चुका है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर टिका है कि वे कितने रैंक 1 या रैंक 2 प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, होर्डिंग्स लगाने के लिए। एग्जैक्टली। जब री एग्जाम की डेट आती है तो ये कोचिंग वाले छात्रों पर प्रेशर डबल कर देते हैं कि अब तुम्हें और बेहतर करना है, हमारा बैनर तुम्हारे ही नाम से छपेगा। इस अंधी दौड़ में उस 18 साल के बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। इसी हताशा और गुस्से का नतीजा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाँ, जो लीगल बैटल चल रही है। मैंने पढ़ा कि फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है और उनकी डिमांड्स बहुत एग्रेसिव हैं। क्या मांग रहे हैं वो? वे सिर्फ री एग्जाम नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि एनटीए को ही इस पूरी प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए। और उनकी ये मांग लॉजिकल भी है। जब जांच में ये साबित हो रहा है कि एनटीए सोर्स ही लीक का कारण था, तो आप उसी एजेंसी से एक फेयर री एग्जाम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सही बात है। बिल्ली को ये दूध की रखवाली दे दी। बिल्कुल। फाइमा की पिटिशन साफ कहती है कि भविष्य के लिए एक नई इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाए और एक्सपर्ट्स भी यही रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही 21 जून का जो री एग्जाम है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो, क्योंकि छात्रों का जो ट्रस्ट है वो एनटीए से पूरी तरह से टूट चुका है। और जहां इतना बड़ा जन आक्रोश हो वहां पॉलिटिक्स भी पीछे नहीं रहती। अगर हम दोनों साइड्स के रिएक्शंस देखें, और हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने इसे युवाओं के भविष्य पर एक बड़ा क्राइम और एग्जाम की खुलेआम नीलामी कहा। वहीं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि चेन ऑफ कमांड में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और सिस्टम में सेंध लगी है। दोनों ही बयान बताते हैं कि देश में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है। और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज है, लेकिन अब हमें इस साइकिल से बाहर निकलकर सोल्यूशन की तरफ देखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि 21 जून को या आने वाले सालों में ऐसा ना हो, तो हमें ग्लोबल लेवल पर देखना होगा कि बाकी देश इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने पढ़ा कि कुछ देशों में एग्जाम को लेकर एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन है। हाँ, बहुत सीरियसली लेते हैं वो। जैसे चीन का गाओकाओ एग्जाम, वहाँ चीटिंग करना सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। बिल्कुल। ये लोग एग्जाम सेंटर्स पर AI कैमरा, फेशियल रिकॉग्निशन और बाकायदा ड्रोन्स तक उड़ाते हैं पुलिस के साथ, ताकि कोई चीटिंग मटेरियल अंदर ना जा सके। और साउथ कोरिया का सुनेंगे एग्जाम तो और भी एक्सट्रीम है। उस एक दिन पूरे देश का सिस्टम छात्रों के लिए एडजस्ट किया जाता है। शेयर बाजार देर से खुलता है ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम रहे और बच्चे टाइम पर सेंटर पहुंच सकें। अरे वाह! यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि वे प्लेन्स की फ्लाइट्स भी रोक देते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ कोई अर्बन लेजेंड है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। एग्जाम के दौरान एक खास लिसनिंग टेस्ट होता है जहां छात्रों को ऑडियो क्लिप सुनकर जवाब देने होते हैं। अच्छा। उस आधे घंटे के दौरान साउथ कोरिया के एयर स्पेस में कोई भी कमर्शियल प्लेन लैंड या टेक ऑफ नहीं कर सकता। जो प्लेन्स हवा में होते हैं उन्हें 10,000 फीट से ऊपर ही होल्ड करने का ऑर्डर होता है। बाप रे! हाँ, ताकि इंजन के शोर से नीचे एग्जाम दे रहे बच्चों का कंसंट्रेशन खराब ना हो। ये दिखाता है कि एक सोसाइटी के तौर पर वे लोग एजुकेशन और मेरिट को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ तो एग्जाम सेंटर के बाहर ही लाउड स्पीकर बज रहे होते हैं या बारात निकल रही होती है। और यही वजह है कि अब भारत में भी एजुकेशन मिनिस्ट्री बड़े टेक्निकल अपग्रेड्स की बात कर रही है। अनाउंस किया गया है कि 2027 से नीट को पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में बदल दिया जाएगा, जैसे अभी JEE या CUET के एग्जाम्स होते हैं। देखिए, CBT सुनने में बहुत हाईटेक और सेफ लगता है, लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट है। क्या सिर्फ एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कर देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा?
मतलब क्या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल पेपर लीक की जगह हैकर्स को सिस्टम हैक करने का एक नया और डिजिटल निमंत्रण दे रहे हैं? आपका डर बिल्कुल सही है। हमने पास्ट में कई ऐसे ऑनलाइन एग्जाम्स देखे हैं जहां स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के जरिए दूर बैठा कोई सॉल्वर पेपर दे रहा होता है। हाँ, व्यापम और बाकी घोटालों में ऐसा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ माफिया का डिजिटलाइजेशन नहीं है? देखिए, कोई भी साइबर एक्सपर्ट आपको यही बताएगा कि दुनिया का कोई भी सिस्टम 100% हैक प्रूफ नहीं है, लेकिन सीबीटी फिजिकल पेपर के मुकाबले एक बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है और इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। तो ये काम कैसे करता है? क्या पेपर एक दिन पहले सर्वर पर अपलोड होता है? नहीं, यही सबसे बड़ा डिफेंस है। सीबीटी में कोई एक पेपर होता ही नहीं है जिसे लीक किया जा सके। मतलब पहले से कोई पेपर होता ही नहीं? बिल्कुल नहीं। सिस्टम के बैकएंड पर लाखों सवालों का एक क्वेश्चन बैंक होता है। जब एक स्टूडेंट सेंटर पर जाकर कंप्यूटर लॉगिन करता है तो सिस्टम उसी मिलीसेकंड में उन लाखों सवालों में से रैंडमली एक सेट बनाता है और स्क्रीन पर फ्लैश कर देता है। अरे वाह! मतलब एग्जाम शुरू होने से 1 सेकंड पहले तक किसी को नहीं पता होता कि कौन सा सवाल आने वाला है? बिल्कुल एग्जैक्टली। यहां तक कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को भी नहीं पता होता। ये प्रोसेस उस पूरी फिजिकल चेन को काट देता है जहां प्रिंटिंग प्रेस वाला, ट्रक ड्राइवर और एग्जाम सेंटर का क्लर्क इन्वॉल्व होता है, जहां ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। हाँ, और इसी चेन में सबसे ज्यादा चोरियां होती हैं। तो सीबीटी ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करके रिस्क को बहुत हद तक घटा देता है। ये लॉजिकल है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अगर वो एनटीए सोर्स ही बिक जाए और वो पूरा का पूरा सर्वर एक्सेस या क्वेश्चन बैंक ही हैकर्स को दे दे, तब क्या होगा? और यही हमारी बॉटम लाइन है। तकनीक सिर्फ एक टूल है। टूल कितना भी एडवांस हो जाए, उसे चलाने वाले तो इंसान ही है ना। सही बात है। अगर जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तो कोई भी एआई या सीबीटी काम नहीं आएगा। जब तक सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी और जब तक कोचिंग माफिया की उस मेंटालिटी पे लगाम नहीं लगेगी जहां रैंक ही सब कुछ है, तब तक कोई भी फायरवॉल फुल प्रूफ नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, 2026 का ये नीट पेपर लीक किसी एक छोटे शहर के सेंटर की मामूली चूक नहीं थी। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टी स्टेट करप्शन था जिसकी जड़ें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर तक फैली थीं। और हमने देखा कि कैसे सालों से दी जा रही चेतावनियों को अनसुना किया गया। हाँ। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि 22 लाख छात्रों की नींद और उनका मेंटल हेल्थ इस पूरे करप्शन की भेंट चढ़ गया। सही कहा आपने। और ये मुद्दा सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं। ये ज्ञान, मेहनत और हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का मुद्दा है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जब एक समाज के तौर पर हम ऐसी व्यवस्था को नॉर्मल मान लेते हैं तो उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। तो आज की इस गहन चर्चा को हम एक नए विचार के साथ खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर हमारे शरीर का इलाज करने वाले भविष्य के डॉक्टर, सर्जन और मेडिकल प्रोफेशनल्स एक ऐसी व्यवस्था से चुनकर आ रहे हैं जो खुद इतनी बीमार, भ्रष्ट और कमजोर है, तो हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य क्या होगा? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हमें सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली का इलाज करने की जरूरत है या फिर सफलता, मेरिट और नैतिकता को देखने के अपने पूरे नजरिए का ही ऑपरेशन करने का समय आ गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। शुक्रिया।